हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद विपिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम भारतीय संविधान पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के बारे में कुछ समझते हैं। भारतीय संविधान क्यों लाया गया और कैसे लाया गया, इसका प्रारूप क्या था, क्या कौन कौन सदस्य इसमें चुने गए थे, आइए हम सब समझते हैं। तो सबसे पहले संविधान सभा का गठन हुआ था। सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946। ठीक, 6 दिसंबर 1946 संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। 6 दिसंबर 1946, आपको रटना नहीं है, दिमाग में बैठा लेना है बात। 6 दिसंबर 1946 को किसका गठन हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक ना। संविधान सभा की प्रथम बैठक पूछता है ये, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 1946 को हुई थी और इसके अस्थायी सदस्य, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सिन्हा जी थे। ठीक, अब क्या ध्यान देना आपको कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946 को, और इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना। अब संविधान सभा का गठन हो गया है। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर हुई थी 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछता हुआ सवाल है ये, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है ना। इसकी पहली बैठक, इसकी संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी पूछा जाता है। संविधान सभा की कुल 105 बैठक और 12 अधिवेशन हुआ था, संपन्न हुआ था। ठीक है ना भैया। संविधान सभा की कुल 105 बैठकें हुई थी और 12 अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, इतना याद हो गया आपको? बस याद नहीं करना है, रट लेना है, एकदम पूरा दिमाग में बैठा लेना कैसे कैसे किया हुआ। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, एकदम ध्यान से पढ़ना है। ठीक ना। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है। कुल संविधान बनने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 18 दिन पूछा जाता है ये। ठीक ना। कितना वर्ष लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक ना। खर्चा कितना लगा था? खर्च
कुल खर्च 63,96,729 रुपया लगा था। कुल संविधान निर्माण में कुल 63,96,729 रुपया लगा था। ठीक है ना। संविधान सभा का गठन हुआ। अब आजादी के बाद भारत दो पार्टों में डिवाइड हो गया, और भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, पाकिस्तान में शरण लेने लगे, और पाकिस्तान से कुछ व्यक्ति भारत में आने लगे। तो नागरिकता, अब कौन कहां का नागरिक है ये मुश्किल हो जाता था कि कौन कहां का नागरिक है। तो इसीलिए संविधान बनकर जब तैयार हुआ, सब संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, और इसी दिन नागरिकता संबंधी अनुच्छेद लागू कर दिए गए। लागू कर दिए गए। ठीक। हमारा संविधान कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ गया था, और इसी दिन नागरिकता संबंधी अनुच्छेद लागू कर दिए गए, ताकि किसी भी व्यक्ति को नागरिकता से जो कोई भारत में आना चाहता है वो भारत में, पाकिस्तान से भारत में आ जाए, और जो कोई पाकिस्तान जाना चाहता है तो पाकिस्तान चला जाता है। तो नागरिकता, जो पाकिस्तान से भारत आया था उसको नागरिकता संबंधी अनुच्छेद जब लागू होने लगे थे, उसी तरह सबको नागरिकता मिलती जा रही थी। ठीक है ना। उसके बाद आगे अनुच्छेद देखेंगे कि संविधान लागू कब हुआ। ठीक। इसको मिटा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हमारा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत में संविधान लागू किया गया। ठीक। अब संविधान में जब 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इसी दिवस को 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए। ठीक है, ठीक है ना। तो अब संविधान एक पुस्तक है, जैसे कोई मैथ में का एक चैप्टर होता है परसेंटेज अगर पहला चैप्टर है तो परसेंटेज देखा जाता है कि इसमें परसेंटेज के बारे में क्या जानकारी दी गई है और कितने से कितने पेज तक है। तो वैसे हमारा संविधान है। संविधान में भाग की चर्चा हुई है, उसके बाद अनुच्छेद की चर्चा हुई है। अनुच्छेद, तो हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। 22 भाग कुल और 395 अनुच्छेद हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? संविधान का गठन कैसे क्या हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे। अब हम भाग पढ़ेंगे। आज 1 से 4 भाग तक पढ़ेंगे हम। भारत राज्य है कि राज्यों का संघ है, इसके बारे में, संघ के बारे में जानते हैं हम। तो भाग 1 पढ़ेंगे हम। भाग 1 चैप्टर का नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब भाग 1 में हम ये समझ लीजिए लेसन है, पहला लेसन में हम पढ़ेंगे भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 से और 4 तक की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 में देखते हैं क्या कहा गया है। अनुच्छेद 1 में कहता है कि भारत होगा, जो हमारा भारत होगा, भारत राज्यों का संघ
होगा। ठीक, भारत राज्यों का संघ होगा। अब संघ का क्या तात्पर्य है, संघ किसे बोलते हैं, आइए पहले संघ समझते हैं, संघ किसे बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो मिटाएं इसको। एक होता है परिसंघ, दूसरा होता है संघ। अब हिंदी में आप समझ नहीं पाएंगे, इसमें इसको परिसंघ को बोलते हैं कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन, ठीक ना, परिसंघ को बोलते हैं कॉन्फेडरेशन, और इस संघ का मतलब है फेडरेशन। फेडरेशन, ठीक है, इस संघ का मतलब है यूनियन। कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन। परिसंघ का तात्पर्य होता है कि जो राज्य स्वतंत्र होते हैं वो अलग स्वतंत्र देश बना सकते हैं। कोई भी ऐसा राज्य होता है, किसी देश का ऐसा छोटा छोटा राज्य या और बड़ा राज्य हो, वो स्वतंत्र होता है अपना एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए, उसी को परिसंघ बोलते हैं। स्वतंत्र देश की स्थापना करना, स्वतंत्र देश की स्थापना करने की स्वतंत्रता होती है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है, अपना स्वतंत्र देश स्थापित कर सकता है कोई राज्य। अगर वो परिसंघ में कैटेगरी में आता है तो अपना स्वतंत्र देश स्थापित कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। परिसंघ में क्या होता है, स्वतंत्र देश की स्थापना कर सकता है, परंतु उस संबंधित संघ से परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब परिसंघ का तात्पर्य क्या है, स्वतंत्र देश की स्थापना करने की स्वतंत्रता होती है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होता है। अपने अस्तित्व से वो अपना अलग देश स्वतंत्र घोषित कर सकता है। लेकिन संघ का मतलब क्या होता है कि स्वतंत्र देश की स्थापना कर सकता है, परंतु उस संबंधित संघ से परमिशन लेना पड़ेगा। क्या हम स्वतंत्र देश स्थापित हो सकते हैं? जैसे रसिया है, रसिया पहले सोवियत संघ रूस से बोला जाता था ना, पहले सोवियत संघ रूस बोला जाता था, लेकिन ये 15 देशों का संघ था, 15 देशों का संघ था रसिया, जो 15 देशों का संघ था। लेकिन अब तो नहीं रहा है ना, अब क्या कहते हैं, रूस, बेलारूस, यूक्रेन, क्रीमिया सब मिला के अलग अलग स्वतंत्र देश हो गए हैं ना, तो ये संघ में आते हैं, इसको फेडरेशन बोलते हैं इसी को ही। कि लेकिन वो रसिया के परमिशन से अलग हुए हैं सब। रसिया चाह रहा था कि हाँ, रसिया ने परमिशन दिया था कि हाँ स्वतंत्र देश, जैसे इस टाइम विवाद चल रहा है यूक्रेन और रसिया का, डोनेट्स्क और लुहांस्क को वो क्या कहते हैं, एक स्वतंत्र देश स्थापित करना चाहता है रसिया। तो ये परिसंघ का था, ये परिसंघ यही होता है, फेडरेशन यही होता है कि वो अपना स्वतंत्र देश स्थापित कर सकता है, लेकिन उस बड़े से संघ को एक परमिशन लेना पड़ता है, ठीक ना। अब यूनियन क्या होता है, यूनियन इसके देश, इसके राज्य, इसमें राज्य स्वतंत्र होकर अलग देश नहीं बना सकते हैं। मतलब कि हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा, मतलब हमारा भारत अखंड भारत है, कभी खंडित नहीं होगा। हमारा भारत जो संघ है, इस संघ का तात्पर्य यूनियन है, और यूनियन का मतलब है वो कभी खंडित नहीं होता है। अखंड भारत जिसको हम बोला जाता है अखंड भारत है, तो भारत राज्यों का संघ होगा, ये कभी टूट फूट कर अलग नहीं होने पाएगा, ठीक। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, देखते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, संसद
बाह्य राज्यों को भारत में विलय कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद के पास इतनी पावर होती है कि वह किसी बाहरी राज्य को अपने भारत में विलय करा सकता है, अपने भारत में विलय करा सकता है। अर्थात जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल में 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का राज्य बना। ठीक है ना, भारत का एक अंग बना, आप जानते ही होंगे। तो 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का राज्य क्या कहता है, देखते हैं। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किसी बड़े राज्य को दो राज्य में परिवर्तन करना नाम संबंधित कार्य। ठीक। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद के पास इतनी पावर है कि किसी भी अपने भारत के किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य का नाम बदल सकती है, और कोई बड़े राज्य को 2 भागों में विभाजित कर सकती है, बंटवारा कर सकती है, एक अलग राज्य एक अलग राज्य। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है, किसी भी राज्य का सीमा परिवर्तन, सीमा विवाद का बंटवारा या फिर नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत कौन करेगा, संसद करेगी। ठीक है ना। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 और प्लस 3 के संबंधी प्रक्रिया। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो प्रक्रिया चल रही है उसको राष्ट्रपति भी रोक नहीं सकता है। नहीं सकता है। ठीक है ना। और ये सब प्रक्रिया साधारण बहुमत से होगी। सब प्रक्रिया साधारण बहुमत से होंगी। साधारण बहुमत। ठीक ना। साधारण बहुमत का मतलब होता है, जैसे क्या कहते हैं, लोकसभा कितने सीटें हैं, 545 प्रेजेंट टाइम पे 545 बटे का इसका 50% होता है। 545 का 50% लगभग ये प्रेजेंट बोला जाता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग बटे 2 प्लस 1। ये सूत्र होता है, फार्मूला होता है पूर्ण बहुमत, साधारण बहुमत का एक सूत्र होता है, जो कि साधारण बहुमत में की होता है कि जैसे 50% प्लस 1। प्रेजेंट कितना है, 545 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि परसेंटेज दशमलव में आएगा, दशमलव में व्यक्ति तो आएंगे नहीं, तो एक एक्स्ट्रा काउंट कर लिया जाता है इस पे। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग बटे 2 प्लस 1, एक जोड़ के हमारा जो होता है आधा से एक ज्यादा। इसका मतलब है आधा से एक ज्यादा जितने भी होंगे लोकसभा के सदस्य, उसको हमें साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। ठीक ना। और वो जब बहुमत जो पारित हो जाता है बिल, उसको राष्ट्रपति नहीं रोक सकता है, इसके पास पावर नहीं है रोकने की इसको। ठीक है ना। बात समझ पाए हैं। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया दैट इज अ भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि कोई भी बाहरी राज्य को भारत में विलय किया जा सकता है, संसद के पास पावर है। जैसे एग्जाम्पल में
सिक्किम को 16 मई 1975 को विलय किया गया भारत में। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, संसद किसी क्या कहते हैं राज्य की सीमा में परिवर्तन, नाम का परिवर्तन या सीमा राज्य की सीमा में बंटवारा संसद कर सकती है, इसके पास पावर है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 द्वारा की गई प्रक्रिया को राष्ट्रपति भी रोक नहीं सकता है। ठीक, एक बात और हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि भारत इसका भारत नाम क्यों पड़ा, भारत नाम किसने रखवाया था, भारत का नाम भारत किसने रखवाया था, दुष्यंत पुत्र भारत नाम क्यों पड़ा। एक सूत्र होता है, एक सूत्र बिहार टी, बिहार का मतलब होता है भारत, बी मतलब होता है भारत, अर्थात दुष्यंत के पुत्र भारत के नाम से पड़ा था। भारत जो है दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से पड़ा था। इंडिया यूनानियों ने रखा था, इंडिया नाम यूनानियों ने रखा था। हिंदुस्तान नाम ईरानियों ने रखा था, ईरानियों द्वारा। और आर्यवर्त और इसका रेवाखंड आर्यों ने रखवाया था, आर्यों ने रखा था। टी का मतलब है चू, इसका अर्थ होता है चू का अर्थ होता है अर्धचंद्राकार। इसको चीनी यात्रियों ने रखवाया था, चीनी यात्रियों ने। ठीक, इसका नाम चीनी यात्रियों ने। तो भारत के कितने नाम हैं, 6 नेम है, 6 नेम है। ठीक ना, भारत का नाम कैसे पड़ा था, दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से भारत का नाम पड़ा था। इंडिया किसने रखवाया था, यूनानियों ने रखवाया था। हिंदुस्तान ईरानियों द्वारा रखा गया था। आर्यवर्त और रेवाखंड आर्यों द्वारा रखा गया था। चू चीनी यात्रियों द्वारा रखा गया था। इसका तात्पर्य होता है अर्धचंद्राकार। ठीक है, इतनी बात समझ पाए हैं। तो कल हम मिलेंगे, अब आगे भाग 2 लेकर हम मिलेंगे जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, सभी खुश रहिए और जय हिंद जय भारत।